वेलकम फ्रेंड्स, चयन गट की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। मैं भैया कुमार आपका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आशा करता हूं आप कुशल होंगे और इस कोविड काल में अपने घर में होंगे, सुरक्षित होंगे और सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे। दोस्तों, जैसे कि आप जानते हैं कि इस कोविड के संक्रमण के दौरान बहुत सारे लोग जो है काल के गाल में समा चुके हैं। तो मैं आपसे बार बार रिक्वेस्ट करता हूं कि कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर को फॉलो कीजिए, घर पे रहिए, घर पे रह के और सेल्फ स्टडी कीजिए। पढ़ाई बंद करने की बात मैंने कभी नहीं की। आप पढ़ाई कर सकते हैं, इवन अब ज़्यादा पढ़ाई कर पाएंगे, आप बाहर नहीं जाएंगे तो आपको समय भी आपके पास पर्याप्त है, घर पर बैठे उसका लाभ आप ले सकते हैं। एजुकेशन कीजिए, मनोरंजन के कुछ कार्य भी करिए, लेकिन साथ साथ सेल्फ स्टडी करना जरूरत है। हमारे चैनगढ़ के इस प्लेटफॉर्म पर आपके लिए भी हम बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च करने वाले हैं। बहुत सारे कार्यक्रम लॉन्च हो चुके हैं। बहुत बच्चे जो है पंक्चुअल है और बहुत बच्चे जो है अभी नए नए जुड़ भी रहे हैं और बहुत लोगों ने इसको सराहा है। तो इसके लिए मैं बहुत बहुत एक बार फिर से धन्यवाद कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं ये एक बार फिर चर्चा करना चाहूँगा कि अभी तक जिन स्टूडेंट्स ने या जिन अभ्यर्थी ने जो नए जुड़े हैं या जो पुराने भी है, उन्होंने अगर चैनगर आईएएस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उनको करना क्या है, मैं प्रोसेस बता रहा हूँ। आप यूट्यूब पर जाइएगा, चैनगर आईएएस टाइप कीजिएगा। आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सब्सक्राइब करने के साथ ही आप बेल आइकन जरूर दबाना ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। इतना ही नहीं, अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर भी कर सकते हैं, लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए। कोई प्रश्न है आपके मन में तो आप प्रश्न जरूर कर सकते हैं। अगर आप स्टडी के दौरान आपको कोई दिक्कत हो रही है, दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, उसके लिए भी आप हमको जरूर मैसेज कर सकते हैं। हम कोशिश करेंगे, हमारी टीम कोशिश करेगी आपकी आपके आपके जो भी सवाल है, आपके सवालों को सॉल्व किया जा सके। सो अब अभी हम लोग है एनसीईआरटी सेशन कवर कर रहे हैं। हमने अभी क्लास 6 और आपको पता होगा कि हमने क्लास 6th और 7th ऑलरेडी हमने पढ़ चुका है, हमने पढ़ लिया है और बहुत बच्चों ने उसको सराहा भी है और बहुत बच्चे कर भी चुके हैं। कुछ नए बच्चे हैं, अगर उन्होंने नहीं कवर किया है तो परेशानी की जरूरत नहीं है, मैं इसका उपाय जरूर बताऊंगा। पहले मैं बात कर लूँ अभी क्या हम करने वाले हैं। अभी हम लोग क्लास 8 पढ़ रहे हैं और क्लास 8 एनसीईआरटी को हम डिजिटल प्लेटफॉर्म में पढ़ रहे हैं। और क्लास 8 का ये हम आज जो शीर्षक है वो पढ़ रहे हैं। शीर्षक है आज महिलाएं, जाति एवं सुधार। इससे पहले क्लास 7 दो पार्ट में थे, क्लास 6 भी दो पार्ट में। मतलब आप क्लास जो 8 मैंने पढ़ाया तो उसका जो चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 वो दो पार्ट में, पार्ट 1 और पार्ट 2 हमने सहूलियत के हिसाब से आपके लिए बनाया है। अगर आपने बहुत बच्चे तो पंक्चुअल रहते हैं, उन्होंने देखा है, लेकिन जिन्होंने नहीं देखा है वो चैनगढ़ के प्लेलिस्ट में जाइएगा, चैनगढ़ आइस खोलिएगा, उसमें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, एनसीईआरटी का सेक्शन है, उसमें जाके आप इस पूरे वीडियो जो है पड़ी हुई आपको देख सकेंगे। फिर भी कोई दिक्कत है, अगर नॉलेज गैप है तो आप हमसे प्रश्न जरूर करेंगे, मैं जरूर कोशिश करूंगा कि आपके इस प्रश्न का निदान हो सके। दोस्तों, तो आज हम जो शीर्षक है वो हम महिलाएं, जाति एवं सुधार की बात करने वाले हैं। क्लास जो 8th है वो एनसीईआरटी बहुत ही सरल भाषा में है। जैसे जैसे हम जाएंगे क्लास 9 हम पढ़ेंगे, क्लास 10th, क्लास 11th, क्लास 12th, तो थोड़ी हमको जानकारी ज़्यादा मिलती जाएगी, विस्तृत चर्चा होगी और हमारा डीप जो स्टडी है वो हमारी शुरू हो जाएगी। अभी तक हमने बस एक कहानी के माध्यम से, एक पिक्टोरियल के माध्यम से इसको समझा है, तो इसमें आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। एनसीईआरटी आपने जरूर पढ़ा था, हाँ ये है कि अध्ययन के दौरान आपने सिर्फ एग्जामिनेशन पास करने के लिए पढ़ा होगा। अब जो है आप अब रियल में आप जो है एक प्रशासनिक ऑफिसर बनने के लिए, अधिकारी बनने के लिए पढ़ रहे हैं, तो आपको ज्ञान की जरूरत है। तो ज्ञान के हिसाब से आपको क्या करना है कि थोड़ा आप अप्रोच क्लियर करें अपना, एक समग्र अवधि में आपको इसको कवर करना है और नोट्स बनाते जाना है ताकि बार बार आपको अन्य सोर्स की ओर भटकना ना पड़े। तो चलिए आज का जो सेशन है वो शुरू करते हैं। हम क्लास 8 करने वाले हैं। जो नए बच्चे हैं वो घबराएंगे नहीं, वो क्या करेंगे, आज क्लास 8 से ही वो शुरू करें। समय मिलते ही क्या करेंगे, एनसीईआरटी सेक्शन में जाके बाकी के जो वीडियोज हैं उसको आप देख लेंगे। फिर भी कोई दिक्कत होता है तो आप जरूर कमेंट करेंगे, उसके लिए हम एक ओवरव्यू वीडियो जरूर आपके लिए ला देंगे। दोस्तों, तो चलिए आज का ये सेशन शुरू करते हैं। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग पूरी तरह प्रिपेयर हो चुके हैं। आप एक पेन और एक नोट्स बनाने वाली जो कॉपी है एक ले लें, ताकि जो भी इम्पोर्टेंट आप उसको लिखते चले जाइएगा, ताकि आपको बाद में परेशानी का सामना ना करना पड़े। दोस्तों, हम लोग अभी इससे पहले हमने क्या पढ़ा था कि हमने औद्योगिक क्रांति की पूंजीवादी जो चरण है उसमें हमने पढ़ा था किस प्रकार यहाँ भारतीय शिल्प और कला उद्योग का पतन उन्होंने कर दिया और ब्रिटेन जो है हमारे औपनिवेशिक देश जो भी थे उसको कच्चे माल के निर्यातक और तैयार माल के आयातक के रूप में बदल चुका था। उनकी मंशा थी कि अधिकाधिक भारतीय भूमि पर उनका कब्जा हो सके, नियंत्रण हो सके, जिससे अधिकाधिक सामान वहां तक पहुंचा सके। उसके लिए क्या करेंगे, वो विकास करेंगे। विकास को यातायात का करेंगे, परिवहन का करेंगे, लेकिन एक भी निजी उद्योग उन्होंने लगाने का नहीं सोचा, क्योंकि वो तैयार माल ही वहाँ से लाते थे ब्रिटेन से। और इवन यहाँ पर कच्चा माल
की पूर्ति यहीं से व्यावसायिक कृषि करवाने लगे, उसकी पूर्ति करने लगे। उन्होंने ये भी यहाँ तक उन्होंने ये कर दिया कि यहाँ के जो भी स्थानीय जो उत्पाद थे वहाँ ब्रिटेन में जाके आयात टैक्स पर चुंगी ज़्यादा लगा दिया गया ताकि वो सामान वहाँ वहाँ ब्रिटेन के मार्केट से बाहर हो जाए। और यहाँ पर उन्होंने क्या किया, अपने गुमास्तों के जरिए यहाँ के लोकल उद्योगों को ख़त्म कर दिया। जो भी कारण हो, नीति इनकी जो भी रही हो, लेकिन उनका मुख्य उद्देश्य एक ही था कि यहाँ के मार्केट को धाराशायी कर दे और अपना वर्चस्व कायम कर सके। तो हमने उसकी चर्चा की थी। अब उसी का जो अगली अगली कड़ी है ना, महिलाएं और जाति एवं सुधार, इसमें हम बात करेंगे किस प्रकार अंग्रेजों के द्वारा अपनी सुविधा के दृष्टिकोण से सुधार की गई थी। लेकिन कुछ भारतीय यहाँ पर विचारकों की बात की जाएगी जिन्होंने क्या किया, अंग्रेजों का साथ दिया, जिन्होंने अपने स्तर पर ये कोशिश की कि यहाँ भारत में जो भी पारंपरिक रूप से जो अशुद्धियाँ है समाज में, जो भी यहाँ पर ऐसी ऐसी नीतियाँ है या ऐसे हम अंधविश्वास में जी रहे हैं, उन अंधविश्वासों को खत्म करने के लिए प्रयास करेंगे। और कुछ ऐसे अंग्रेज गवर्नर जनरल भी उस वक्त आएंगे जो समाज सुधार के दृष्टिकोण से परिपूर्ण होंगे और वो इनका साथ देंगे और इनके मदद से बहुत सारे ऐसे कानून बना के ऐसे अंधविश्वासों को दूर करने का प्रयास किया जाएगा। लेकिन इसमें भी आपको ध्यान देना है, उन्हीं कानूनों को उन्हीं चीज़ों में वो हाथ डालते हैं जिनसे उनको लाभ होने वाला है। मैं बार बार बोलता हूँ कि औपनिवेशिक चरण में आप ये बात जरूर ध्यान रखिएगा कि अंग्रेज अगर कोई भी चीज़ कानून बना रहे हैं तो अपनी सहूलियत के हिसाब से बना रहे हैं। हाँ, अनायास ही हमको कोई फायदा हो जाए उसकी बात अलग है। तो दोस्तों शुरू करता हूँ स्टडी। अब आप यहाँ पर थोड़ा ध्यान से आप एक तरह से मैं ये बोलूँगा पूरी तरह प्रिपेयर होकर आप बैठ जाए। देखिए, क्या आपने कभी सोचा है कि 200 साल पहले बच्चों की ज़िंदगी कैसी रही होगी? आजकल मध्यम वर्गीय परिवारों की ज़्यादातर लड़कियां स्कूल जाती है और उनमें से बहुत सारी लड़कों के साथ पढ़ती है। इसको को एजुकेशन बुलाता है, जिसमें जो है गर्ल्स एंड बॉयज दोनों साथ में पढ़ते हैं। बड़ी होने पर उनमें से बहुत सारी लड़कियां कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में जाती है और विभिन्न प्रकार की नौकरियां करती हैं। कानूनन शादी के लिए उनका बालिग होना जरूरी है और कानून के अनुसार वे किसी भी जाति और समुदाय के व्यक्ति से शादी कर सकती है। यहाँ तक कि विधवाएं भी दोबारा शादी कर सकती है, जिसको विधवा पुनर्विवाह कानून के तहत इनको मान्यता मिला था। पुरुषों की तरह सभी महिलाएं वोट डाल सकती हैं, मतलब लोकतांत्रिक अधिकार है, और चुनाव लड़ सकती हैं। बेशक सही महिलाएं इन अधिकारों का उपभोग नहीं कर पाती। ये आपको जानना है कि ये सब अधिकार हमें मिले हैं, लेकिन कुछ ऐसी मतलब समाज में कुछ ऐसी महिलाएं भी हैं जो इनका प्रयोग नहीं कर पाती, इनका उपभोग नहीं कर पाती है। गरीबों को शिक्षा के मौके मुश्किल से मिलते हैं, कम मिलते हैं या मिल ही नहीं पाते। बहुत सारे परिवारों में लड़कियां अपनी इच्छा अनुसार पति भी नहीं चुन सकती थी। ऐसी मानता है कि जो माता पिता तय करेंगे उनके अनुसार ही उनकी शादी होगी, इसकी बात यहाँ पे की जा रही है। 200 साल पहले हालात बहुत भिन्न थे। ज़्यादातर बच्चों की शादी बहुत कम उम्र में ही कर दी जाती थी। हिंदू और मुसलमान दोनों धर्मों के पुरुष एक से ज़्यादा पत्नियां रख सकते थे। बहुपत्नी प्रथा की बात यहाँ पर हो रही है। देश के कुछ भागों में विधवाओं से ये उम्मीद की जाती थी कि वे अपने पति की चिता के साथ ही जिंदा जल जाए, जिसको सती प्रथा आप बोलते हैं। इस तरह स्वेच्छा से या जबरदस्ती मार दी गई महिलाओं को सती कहकर महिमा मंडित किया जाता था, उनका गुणगान होता था। सती शब्द का अर्थ ही सदाचारी महिला था। संपत्ति पर महिलाओं के अधिकार बहुत सीमित थे। शिक्षा तथा महिलाओं की प्राय कोई पहुंच नहीं थी। शिक्षा तक कोई जो महिलाएं हैं उनकी पहुंच बहुत कम थी या नहीं थी। देश के बहुत सारे भागों में लोगों का विश्वास था कि अगर औरत पढ़ी लिखी होगी तो वह जल्दी विधवा हो जाएगी। ऐसी सोचिए मानसिकता उस समय के समाज में व्याप्त है और लोग ऐसा मानते हैं कि अगर महिलाएं ज़्यादा शिक्षित होंगी तो जल्दी विधवा हो जाएंगी। तो हमारे समाज में जो अंधविश्वास है उनकी चर्चा की जा रही है। कब? आज़ादी से पहले जो हमारे देश की जो रीति रिवाजें हैं उनकी चर्चा की। यहाँ देखिए सती प्रथा का एक उदाहरण देखिए, किस प्रकार शवों के साथ पति के शव के साथ पत्नी को जलाया जा रहा है। यहाँ सती बाल्थाजर साल्विन द्वारा बनाए गए चित्र 1813 में उन्होंने चित्र पेंटिंग की थी। भारत आने वाले यूरोपीय चित्रकारों द्वारा बनाई गई सती की बहुत सारी तस्वीरों में यह एक है। सती प्रथा को पूरी समाजों की बर्बरता के सबूत के तौर पर देखा जाता था। बिल्कुल हम भी चाहे कोई भी जो शिक्षित व्यक्ति है या कोई भी समझदार व्यक्ति है, शिक्षा की बात नहीं करूं, तो वो इसका विरोध जरूर करेंगे। मानव संवेदनहीनता की ये एक कहानी थी, एक परंपरा थी, जिसमें क्या होता था कि अगर पति मर जाए तो अगर पत्नी नहीं भी चाहे मरना तो उनको उसके साथ सहचारी महिला कहने के उद्घोष के साथ क्या करते थे लोग, उनको वहाँ पति के साथ जीवित जला देते थे। तो ये बहुत ही क्रूर परंपरा थी जिसका निदान, इसका सुधार होना बहुत आवश्यक था। ठीक है, तो ये हमने जो पढ़ा, वो उपयुक्त जो हमने पढ़ा वो क्या था, वो हमारे समाज के बारे में बताया गया कि पहले का समाज ऐसा था और अब जो है समाज जो है, अब समाज में महिलाओं को क्या क्या
आपको अधिकार प्राप्त है, उसकी चर्चा ऊपर की थी कि हाँ, यहाँ पर लोकतांत्रिक अधिकार महिलाओं को मिल चुकी है, लोग पढ़ सकती है, अपने शिक्षानुसार किसी भी जाति समुदाय में विवाह कर सकती है, नौकरी कर सकती है, कुछ पेशा कर सकती है, रोजगार कर सकती है। तब जब वो समाज में सुधार हुआ, सामाजिक सुधार हुई और कानून के द्वारा उनको अधिकार दिया गया, तभी ये काम हो पाया। उससे पहले क्या था कि हमारे समाज में जो भी कुरीति थी वो किसी एक वर्ग द्वारा स्थापित की जाती थी, ब्राह्मण समाज द्वारा, या समाज में प्रमुख जो व्यक्ति थे वो तय करते थे कि सामाजिक नियम विनियम कैसे संचालित हो सके। तो परस्पर उनमें कुछ लाभ भी होता था और महिमा मंडन के द्वारा समाज का संचालन किया जाता था। अगर कोई कुरीति है तो उसको महिमा मंडन करके उसको समाज में एक एक मानक के रूप में तैयार कर दिया जाता था। तो इसकी चर्चा हमने की। अब देखिए, समाज में सिर्फ स्त्रियों और पुरुषों के बीच ही फर्क नहीं था। ज़्यादातर इलाकों में लोग जातियों में बटे हुए थे। ब्राह्मण और क्षत्रिय खुद को ऊंची जाति का मानते थे। इसके बाद व्यापार और महाजनी आदि से जुड़ी जातियाँ, जिन्हें प्रायः वैश्य कहा जाता था, का स्थान आता था। फिर काश्तकार, बुनकर व कुम्हार जैसे दस्तकार आते थे, जिन्हें शूद्र कहा जाता था, मतलब जो पेशा अपनाते थे। इस श्रेणीकरण की सबसे निचली पायदान पर ऐसी जातियां थी जो गांवों शहरों को साफ सुथरा रखती थी या ऐसे काम धंधे करती थी जिन्हें ऊंची जातियों के लोग दिशित कार्य मानते थे, यानी ऐसे काम जिनकी वजह से उनकी जाति भ्रष्ट हो जाती थी। ऊंची जातियां निचले पायदान पर खड़ी इन जातियों के लोगों को अछूत मानती थी। इन लोगों को मंदिरों में प्रवेश करना, स्वर्ण जातियों के इस्तेमाल वाले वाले कुओं से पानी निकालने या ऊंची जातियों के आधिपत्य वाले घाट तालाबों पर नहाने की छूट नहीं होती थी। उन्हें निम्न दर्जे का मनुष्य माना जाता था। हम अछूत की बात की जाती है तो अछूत की कल्पना क्या है कि वो समाज में क्या करते हैं, सफाई का काम करते हैं, नाली साफ करते हैं, गंदगी साफ करते हैं, मैला ढोने का काम करते थे। उन लोगों को अछूत की श्रेणी में रखा जाता था और प्रायः जो है जो समाज में जो सबसे उच्च जाति, जो अपने आप को ऊंची जाति मानते थे, उनका वो क्या करते थे, इनसे दूरी बना कर रखते थे। उनके खेतों में काम नहीं कर सकते थे, उनके कुओं उनका इस्तेमाल पानी के रूप में नहीं कर सकते थे, यहाँ तक कि वो उनके तालाबों, मंदिरों इत्यादि में प्रवेश भी करना उनके लिए वर्जित था। तो उनको अछूत की संज्ञा दी गई थी। तो ये देखिए, समाज में जातिवाद की यहाँ चर्चा की जा रही है। 19वीं और 20वीं सदी के दौरान इनमें से बहुत सारे कायदे कानून और नजरिए धीरे धीरे बदलने लगे। आइए देखें कि ऐसा कैसे हुआ। अब इसकी चर्चा करेंगे कि जो भी हमने पढ़ा, छुआछूत हमने पढ़ा, सामाजिक विभेदन की हमने बात की, अछूत श्रेणी की बात की, समाज में जातिवाद की बात की, महिलाओं के अधिकारों की बात की, इन सभी की चर्चा हमने की। अब उसके निदान के लिए क्या किया जाता है 19वीं सदी में, इसमें कैसे परिवर्तन हुआ, लोगों के दृष्टिकोण को कैसे बदला गया, क्या शिक्षा ने उसमें कुछ अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, इसकी चर्चा हम करने वाले हैं। तो अभी मैं आशा करता हूँ कि इससे पहले जो मैंने आपको बताया वो आसान शब्दों में था, आप उसको समझ पा रहे होंगे। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर करिए आप, ठीक है। परिवर्तन की दिशा में उठते कदम, अब बात करेंगे कि आखिर इनमें परिवर्तन के लिए क्या क्या किया गया। 19वीं सदी की शुरुआत से ही हमें सामाजिक रीति रिवाजों और मूल्य मान्यताओं से संबंधित बहस, मुबाहिसे और चर्चाओं का स्वरूप बदलता दिखाई देता है। इसकी एक अहम वजह यह थी कि संसार के नए तरीके विकसित हो रहे थे। अब संचार के नए तरीके से मतलब आपका क्या है कि हम सुदूरवर्ती क्षेत्रों से वार्तालाप कर सकते थे, टेलीग्राफ की बात होने लगी थी, फोन लाइन बिछने लगे थे, डाक तार का विकास हो चुका था। तो संचार के जब नए माध्यम विकसित होंगे तो उसका लाभ प्रॉपर होगा, पर हम बहुत सारे नवीन समाचारों से अवगत होंगे, नवीन नीतियों से अवगत होंगे, नवीन क्रिया प्रणालियों से अवगत होंगे, नवीन सामाजिक दृष्टिकोणों से अवगत होंगे। शिक्षा के कारण शैक्षणिक विकास हमारा होगा तो हमारी समझ जो है वो बढ़ेगी। पारंपरिक ज्ञान से हम थोड़ा निकलेंगे, रूढ़िवादी ज्ञान से हम ऊपर उठेंगे और इस प्रकार समाज में विकास की एक धारा बहने लगेगी। इसकी बात हो रही है। पहली बार किताबें, अखबार, पत्रिकाएं, पर्चे और पुस्तिकाएं छप रही थी। ये चीजें न केवल पुराने साधनों के मुकाबले सस्ती थी बल्कि उन पांडुलिपियों के मुकाबले ज़्यादा लोगों की पहुंच में भी थी, जिनके बारे में आप कक्षा 7 में पढ़ चुके हैं। मैंने पांडुलिपियों की चर्चा की थी। इसमें लिखा जाता था भोजपत्र पर, और भोजपत्र पर उसमें कुछ संदेश दिया जाता था, लेकिन वो सीमित लोगों के लिए थे। लिहाजा आम लोग भी उन चीज़ों को पढ़ सकते थे। उनमें से बहुत सारे अपनी भाषाओं में लिख सकते थे और अपने विचार व्यक्त कर सकते थे। नए शहरों में तमाम तरह के सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक और धार्मिक मुद्दों पर पुरुषों और कभी कभी महिलाओं के बीच चर्चा होती रहती थी। ये चर्चाएं आम जनता तक पहुंच सकती थी और सामाजिक परिवर्तन के आंदोलन से जुड़ी होती थी। कहने का अर्थ है कि जैसे ही प्रेस का विकास हुआ, प्रेस के विकास के साथ जैसे हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि जैसे हमारे पास अखबार हो गए, पत्रिकाएं होने लगी, तो अखबार हमारे बीच मौजूद होने लगे, पत्रिकाएं छपने लगी, पर्चे छपने लगे। पहले क्या होता था कि भोजपत्र पर पांडुलिपियां जो थी सीमित क्षेत्रों में थी, कुछ प्रभुत्व जो लोग थे, प्रभुत्व संपन्न लोग, उनके पास थी। लेकिन अब अखबार जो है
हर घर में जाने लगे। आज भी देखेंगे, आज तो घर घर में अखबार आपको मिलेंगे। उस वक्त भी जैसे ही साधन हुआ, इनका विकास हुआ, तो लोग जो है बहुत सारे विचारों से अवगत हुए, लोग चर्चा करने लगे, कुछ लोग तो लिखने भी लगे और अपने समाज के बारे में, अपने समाज की कार्यप्रणाली के बारे में लिखने लगे, बुराइयों के बारे में लिखने लगे कि हमारे समाज में ये प्रथा है जो गलत है। तो इस प्रकार जब आम जन के बीच ये मुद्दे जाएंगे तो लोग क्या होंगे, इसका लाभ उठाएंगे और लोग जो है ज़्यादा मेच्योर हो पाएंगे, खासकर सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ एकजुट हो पाएंगे। इस तरह की बातें अक्सर भारतीय सुधारकों और सुधार संगठनों की तरफ से शुरू होती थी। राजा राममोहन राय 1722 से 1833 इनका जीवन काल है। 1772 में इनका जन्म हुआ था और 1833 में इनकी मृत्यु हुई थी। इस तरह के एक सुधारक थे। उन्होंने कलकत्ता में ब्रह्मो समाज के नाम से एक सुधारवादी संगठन बनाया था, जिसे बाद में ब्रह्मो समाज के नाम से जाना जाता था। यहाँ ब्रह्म सभा पहले इसका नाम था, तो ब्रह्मा सभा जो है बाद में 1828 में जानेंगे ब्रह्मा समाज के नाम से जाना गया। राजा राममोहन राय जैसे लोगों को सुधारक इसलिए कहा जाता था क्योंकि वे मानते थे कि समाज में परिवर्तन लाना और अन्यायपूर्ण तौर तरीकों से छुटकारा पाना जरूरी है। उनका विचार था कि इस तरह के परिवर्तन लाने के लिए लोगों को इस बात के लिए प्रेरित किया जाना चाहिए कि पुराने व्यवहारों को छोड़कर जीवन का नया ढंग अपनाने के लिए तैयार हो जाए। अब राजा राममोहन राय के बारे में स्पेशल चर्चा हम जरूर करेंगे, लेकिन राजा राममोहन राय जो है उस वक्त समाज सुधारक के रूप में एक संजीवनी के रूप में थे समाज में, क्योंकि उन्होंने ये नोटिस किया था कि समाज में जो भी अन्यायपूर्ण तौर तरीका है उससे छुटकारा पाना बहुत आवश्यक है। उन्हें समाज में एक अलग जगाई, क्रांति की अलग जगाई और लोगों में इस जो प्राचीन जो भी हमारे भ्रष्ट परंपराएं थे उनके खिलाफ आवाज उठाया उन्होंने और कहा कि ये गलत है, और इसके लिए उन्होंने ब्रह्मो समाज की स्थापना की, ब्रह्मो सभा की, बाद में उसको ब्रह्म समाज कहा गया और लोगों ने इनका साथ भी दिया। हम देखेंगे कि यहाँ पर राजा राममोहन राय विलियम बेंटी के साथ मिलकर 1800 अभी भी जानते हैं कि सती प्रथा का उन्मूलन उनके द्वारा किया गया, जो उस वक्त क्रांतिकारी कदम थे। भले ही उनका कुछ विरोध किया गया था, धर्म सभा की स्थापना करके इनका विरोध किया गया था, क्योंकि कुछ लोग थे जो अपने अधिकारों को छोड़ना चाहते थे। वे वैसे लोग थे जो एक कुर्तिया को, परंपराओं के द्वारा वो जी रहे थे, अपने को महिमा मंडित कर रहे थे। उन लोगों द्वारा इनका विरोध जरूर किया गया, फिर भी उस समय एक प्रगतिशील कदम आप इनके द्वारा मानेंगे। ठीक है, अब राजा राममोहन राय की फिगर यहाँ देखिए, एक पिक्चर है, रेम्ब्रांड पील द्वारा बनाया गया था, जो कि 1833 में इनका ये पिक्चर बनाया गया था। राजा राममोहन राय देश में पश्चिमी शिक्षा का प्रसार करने और महिलाओं के लिए ज़्यादा स्वतंत्रता और समानता के पक्षधर थे। उन्होंने इस बारे में लिखा है कि किस तरह महिलाओं को जबरन घरेलू कामों में बांध कर रखा जाता था। उनकी दुनिया घर और रसोई तक ही सीमित कर दी जाती थी और उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त नहीं दी जाती थी। आज आप देख रहे हैं कि हम महिलाओं को बहुत ज़्यादा फ्रीडम दिया गया है। यहाँ महिला सशक्तिकरण की बात की गई है, कानून बनाए जा रहे हैं, उनको रिजर्वेशन दिया जा रहा है। पहले वो बात नहीं थी। आज भी ग्रामीण क्षेत्र में कहीं ना कहीं ये मौजूद है, जो महिला चौखट के अंदर ही रहती है। उनका काम बच्चों का पालन पोषण करना, पारिवारिक जीवन चलाना, खाना बनाना तक ही सीमित है। लेकिन पहले इससे भी ज़्यादा दिक्कत थी। तो अब क्या हुआ कि राजा राममोहन ने इसका विरोध किया कि नहीं, महिलाएं सिर्फ घर के चौखट के अंदर ही नहीं है, घरेलू कामों में बांध कर उनको नहीं रखा जाना चाहिए, उनको रसोई तक ही उनका जीवन सीमित नहीं होना चाहिए, उन्हें बाहर जाकर पढ़ने लिखने की इजाज़त मिलने की बात करेंगे। तो ये पहले तो नोटिस करेंगे कि ये चीज़ महिलाओं के साथ है, तो उसको पहले समाज के बीच लाएंगे कि ये चीज़ें जो हैं समाज में बहुत ही गलत है और महिलाओं के साथ ये अन्याय हो रहा है। ठीक है, आगे क्या करेंगे, ये विधवाओं की जिंदगी में बदलाव लाने की कोशिश करेंगे। राममोहन राय इस बात से काफ़ी दुखी थे कि विधवा औरतों को अपनी ज़िंदगी में भारी कष्टों का सामना करना पड़ता है। इस बात को ध्यान में रखते हुए उन्होंने सती प्रथा के खिलाफ मुहिम छेड़ी थी, कि सती प्रथा में इनकी जो भाभी थी उनको भी सती कर दिया गया था समाज के प्रभुत्व संपन्न लोगों के द्वारा, ये नियम बना के कि नहीं आपको करना है। तो इनका प्रभाव इन पर बहुत बुरा पड़ा था और ये उसी वक्त ठान चुके थे कि हम इस प्रथा को जरूर खत्म करेंगे, इसका उन्मूलन करेंगे। राममोहन राय संस्कृत, फारसी तथा अन्य कई भारतीय एवं यूरोपीय भाषाओं के अच्छे ज्ञाता थे। उन्होंने अपने लेखन के जरिए सिद्ध करने का प्रयास किया कि प्राचीन ग्रंथों में विधवाओं को जलाने की अनुमति कहीं नहीं दी गई है। मतलब अपने बात को, अपने तथ्य को स्पष्ट करने के लिए, अपने तथ्य की मानकता तय करने के लिए उन्होंने यहाँ वेदों का अध्ययन किया। वेदों में बताया कि ग्रंथों में कहीं भी ऐसी बात नहीं की गई है कि महिलाओं को, विधवाओं को उनके पति के साथ जलाया जाए। तो तार्किक रूप से बात कर रहे हैं। जैसे कि अपने अध्याय 7 में पढ़ा है, 19वीं सदी के प्रारंभ तक बहुत सारे अंग्रेज अफसर भी भारतीय परंपरा और रीति रिवाजों की आलोचना करने लगे थे। वे राजा राममोहन राय के विचारों को सही मानते थे, क्योंकि एक विद्वान व्यक्ति के रूप में प्रतिष्ठा थी। फलस्वरूप 1829 में सती प्रथा पर पाबंदी लगा गई। लॉर्ड विलियम बेंटिक की सहायता से रेगुलेशन, आप जानते हैं रेगुलेशन कितना के द्वारा इसका अंत किया गया था, वो कमेंट करके आप बताएंगे, क्योंकि पूछा जाता है। ठीक है, राममोहन राय ने इस अभियान के लिए जो रणनीति अपनाई, इसे बाद के सुधारकों ने भी अपनाया।
जब भी वे किसी हानिकारक प्रथा को चुनौती देना चाहते थे तो अक्सर प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में ऐसे श्लोक या वाक्य ढूंढने का प्रयास करते थे जो उनकी सोच का समर्थन करते हो। इसके बाद वे दलील देते थे कि संबंधित वर्तमान रीति रिवाज प्रारंभिक परंपरा के खिलाफ है। मतलब अपनी बातों को तथ्य की कसौटी पर कसने के लिए वो क्या करेंगे, प्राचीन प्राचीन पारंपरिक जो हमारे नियम नियम है जो जो कि गलत है उसको सिद्ध करने के लिए वो कहाँ जाएंगे, उपनिषद में जाएंगे, वेद में जाएंगे, धार्मिक ग्रंथों में जाएंगे और बताएंगे कि धार्मिक ग्रंथ में भी इसका कहीं भी इसकी चर्चा नहीं की गई है। तो वो जो है अपनी आवाज़ बुलंद कहाँ से कर रहे हैं, अपनी संजीवनी काम कहाँ से कर रहे हैं, उन धार्मिक ग्रंथों से कर रहे हैं। यहाँ देखिए एक त्योहार बताया गया है, देखिए ये भी आप देख लीजिए, कुंडों पर झूलने का त्योहार। नीचे बहुत सारा कुंड है और कुंड में झूलने वाला त्योहार अपनाया गया है। आप देखिए कैसे कैसे यहाँ पर त्योहार हैं। इस लोकप्रिय त्योहार में भक्त पारंपरिक अनुष्ठानों के तहत अजीब तरह से कष्ट सहने का अभ्यास करते थे। वे अपनी खाल में कुंडा भेद कर एक झूले पर झलक जाते थे। देखिए खाल में भेदा गया है, यहाँ पर लटके हुए हैं। 19वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में जब यूरोपीय अफसरों ने भारतीय रीति रिवाजों और अनुष्ठानों को बर्बर कहकर उनकी आलोचना शुरू की थी तो इस त्योहार को खास तौर से आलोचना की थी। बताइए कि अपने शरीर में एक कुंडी लगा के, एक तरह का कील लगा के और यहाँ पर झूल रहे हैं, ये कैसी प्रथा है। तो इसको लेके अगर उन्हें हमारी आलोचना की तो बिल्कुल सही है, क्योंकि अपने शरीर को कष्ट देकर ये कैसी मान्यताएं हैं उसको लेकर वो जरूर हमारे लिए अगर कुछ कर रहे हैं तो इसका विरोध नहीं करेंगे, क्योंकि ऐसी प्रथाएं थी जो शरीर को कष्ट देकर मनोरंजन के रूप में समाज में व्याप्त थी, जो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत थी। पहले हम उन्हें अब इसकी बात कीजिए, पहले हम उन्हें लकड़ियों में बांध देते हैं। यहाँ सती प्रथा की बात की जा रही है। राममोहन राय ने अपने विचारों का प्रसार करने के लिए बहुत सारे पर्चे लिखे थे। इनमें से कुछ पर्चे किसी खास रिवाज के समर्थक और आलोचकों के बीच बहस के रूप में लिखे गए थे। सती प्रथा के बारे में इसी तरह का एक उदाहरण उन्होंने लिखा है। देखिए क्या लिखा है। सती समर्थक जो सती का प्रथा का समर्थन करते थे वो क्या कहते थे। औरतें कुदरती तौर पर कम समझदार, बिना दृढ़ संकल्प वाली, भरोसे के योग्य नहीं होती है। उनमें से बहुत सारी खुद ही अपने पति की मृत्यु के बाद उसके साथ जाने की कामना करने लगती है, परंतु वे कहीं धरती आग से भाग न निकले, इनके पहले हम उन्हें चिता की लकड़ियों में कसकर बांध देते हैं। सोचिए कि वो आग से न डर के भागे तो उनको बांधना अनिवार्य है। सती विरोधी लोग क्या कहते थे, आप लोगों ने महिलाओं को अपनी स्वाभाविक क्षमता का प्रदर्शन करने का सही मौका ही कब दिया। बिल्कुल सही बात। फिर भला तुम ये कैसे कह सकते हो कि उन्हें समझ नहीं होती। अगर ज्ञान और शिक्षा के बाद भी कोई व्यक्ति न समझ सकता हो तो पढ़ाई गई चीज़ों को ग्रहण न कर पाए तो हम उसे अक्षम मान सकते हैं, परंतु अगर तुम औरतों को पढ़ने का मौका ही नहीं दोगे तो तुम उन्हें कमतर कैसे कर सकते हो। तो यहाँ सती विरोधी लोग हैं जो सती प्रथा का विरोध है, प्रोग्रेसिव लोग हैं और ये बता रहे हैं कि आपने कभी मौका दिया कहाँ उनको पढ़ने लिखने का। आप तो बार बार कह रहे हैं कि उनको समझ कम होती है, तो आपने समझने का मौका ही कहाँ दिया। तो इस तरह जो है समाज में सती प्रथा का विरोध ये कर रहे हैं। अब हम बात करेंगे ईश्वर चंद्र विद्यासागर की। आप यहाँ जाने कि सती प्रथा के उन्मूलन के लिए जब 1829 में कानून बनाया गया, उससे पहले राजा राममोहन ने बहुत सारी पर्चियाँ लिखी, समाज में घूमकर उसका विरोध किया। इनके विरोधी बहुत लोग थे जो इनके बातों का विरोध करते थे, लेकिन उस वक्त इस समाज के बहुत लोगों ने जिससे पीड़ित थे इनका साथ दिया और अंततः इन्होंने, अंग्रेजों ने भी इसका साथ दिया। विलियम बेंटिंक के मदद से 1829 में इन्होंने सती प्रथा का उन्मूलन कर दिया। तो उस वक्त की बहुत ही क्रांतिकारी ये कार्य बोलेंगे। उदाहरण के लिए यहाँ प्रसिद्ध समाज सुधारक जो है ईश्वर चंद्र विद्यासागर ने भी विधवा विवाह के पक्ष में प्राचीन ग्रंथों का ही हवाला दिया था। अब यहाँ देखिए उस वक्त जो धर्म और समाज इस तरह एक दूसरे में व्याप्त है कि बिना धार्मिक सुधार किए हुए समाज सुधार की कल्पना हम नहीं कर सकते थे। तो यहाँ पर देखिए कि जो भी यहाँ विचारक है, क्योंकि धर्म में लोग इतने रमे हैं कि बिना धर्म का आश्रय लिए लोगों को सामाजिक ज्ञान देना यहाँ मुक्तापूर्ण काम होता है। तो यहाँ पर जो भी विचारक है वो धर्म को, उपनिषद को, धार्मिक रीति रिवाजों को, धार्मिक मान्यताओं को दिखाने के लिए वो वेदों की ओर उनको ले जाते हैं। वेद में बताते हैं कि वेद में कहीं इसकी चर्चा नहीं, तभी लोग मानते हैं। ठीक है, तो ये यहाँ पर ऐसी व्यवस्था इसलिए है कि लोग पढ़े लिखे कम है और लोग जो है धर्म को ही अपना आधार बनाते हैं, धर्म को ही अपना कानून मानते हैं। तो धर्म के सहारे ही समाज सुधारक जो है वो समाज में सुधार करना चाहते हैं। अंग्रेज सरकार उनका यह सुझाव मान लिया कि 1856 में विधवा विवाह के पक्ष में एक कानून पारित किया गया। जो विधवाओं के विवाह का विरोध करते थे उन्होंने विद्यासागर का विरोध किया और कहा, यहाँ तक कि उनका बहिष्कार कर दिया। देखिए उस वक्त भी वैसे लोग थे जो कुछ प्रगतिशील काम करना है तो उनका विरोध करेंगे। ये वही लोग हैं जिनकी जीविका जो है, जिनकी प्रतिष्ठा जो है इन कार्यों से है। ठीक है, याद रखिएगा इसको। 19वीं सदी के उत्तरार्ध तक विधवा विवाह के पक्ष में चलाया जा रहा आंदोलन देश के अन्य भागों में फैल गया था। मद्रास प्रेसिडेंसी के तेलुगु भाषी इलाकों में यहाँ देखिए वीरे से लिंगम पुतुलिया, इनको नाम याद रखिएगा, ने विधवा विवाह के समर्थन में एक संगठन बनाया। वो उसी समय बम्बई में विवाह बुद्धिजीवियों और सुधारकों ने भी विधवा विवाह के प्रचार प्रसार का संकल्प लिया
उत्तर में आर्य समाज की स्थापना करने वाले स्वामी दयानंद सरस्वती ने विधवा विवाह का समर्थन किया। इसके बावजूद विवाह करने वाली विधवा महिलाओं की संख्या काफी कम थी। विवाह करने वाली विधवाओं को समाज में आसानी से स्वीकार नहीं किया जाता था। इस तरह रूढ़िवादी तबके इस नए कानून का विरोध करते रहे। करने का कारण भी है, मैं पिक्चर बाद में करूंगा, ठीक है। तो क्यों विरोध करेंगे इसकी चर्चा यहाँ पर देखिए, दयानंद सरस्वती का एक पिक्चर है, इन देखिए। दयानंद ने 1875 में आर्य समाज की स्थापना की थी। इसको ध्यान रखिएगा, पूछता है एग्जामिनेशन में कि कब हुआ था स्थापना, 1875 में, याद रखिएगा। आर्य समाज ने हिंदू धर्म को सुधारने का प्रयास किया। हिंदू पुनरुत्थाई धर्म जो है पुनरुत्थान के लिए उन्होंने काम किया था। वेदों की ओर लौटे इनका प्रमुख नारा था, भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए, लड़कियां स्कूल जाने लगती है, अब इसकी चर्चा की जाएगी। बहुत सारे सुधारकों को लगता था कि महिलाओं की दशा सुधारने के लिए लड़कियों को शिक्षित करना जरूरी है, चूंकि अशिक्षित थी तभी वो किसी की बातों में आ जाती थी। लेकिन जब उनको उनको शिक्षित किया जाएगा तो उनकी अपनी समझ विकसित होगी और समाज में वो अपने तरीके से जी पाएंगी। जो जो भी ऐसे कदम है या ऐसे कार्य हैं, ऐसे नियम हैं, उनका विरोध कर पाएंगी जो सामाजिक दृष्टिकोण से बहुत ही गलत है या उनके विकास के लिए गलत है। कलकत्ता में विद्यासागर और बम्बई बहुत सारे अन्य सुधारकों ने लड़कियों के लिए स्कूल खोले। 19वीं सदी के मध्य में जब इस तरह के प्रारंभिक स्कूल खुले तो बहुत सारे लोग उनसे डरते थे। कारण था कि सामाजिक भय था, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों का बहुत भय था जो समाज में इसको जारी रखना चाहते थे। उनका भय था कि कहीं उनका बहिष्कार न किया जाए। तो इसलिए शुरुआत में कोई भी अगर कदम आप शुरुआत में अकेला उठाएंगे, कोई भी सुधार करेंगे, तो बहुत लोग आपका विरोध करेंगे। वैसे लोग विरोध करेंगे जो जिनकी जीविका उससे चल रही है, जो उनके कारण उनका समाज में उनका भय बना हुआ है। तो उस भय, जैसे ही भय का निर्मूल होगा, वो लोग क्या करेंगे, हल्ला जरूर करेंगे। ऐसे लोग आज भी है, वैसे लोग उस वक्त भी थे। जब स्कूल खोले गए तो बहुत लोग, बच्चियां डरती थी जाने से, ताकि समाज में उनका बहिष्कार न किया जाए, न कर न दिया जाए। इसलिए लोगों को भय था कि स्कूल वाली लड़कियों को घर से निकाल ले जाएंगे और उन्हें घरेलू कामकाज नहीं करने देंगे। स्कूल जाने के लिए लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से गुजर कर जाना पड़ता था। बहुत सारे लोगों को लगता था कि इससे लड़कियां बिगड़ जाएंगी। उनकी मान्यता थी कि लड़कियों को सार्वजनिक स्थानों से दूर रहना चाहिए। फलस्वरूप 19वीं सदी में पढ़ने लिखने वाली ज्यादातर महिलाओं को उनके उदार विचारों वाले पिता या पति की देखरेख में घर में ही पढ़ाया जाता रहा। कई महिलाओं ने बिना किसी मदद लिए खुद ही पढ़ना लिखना सीखा। कहने का अर्थ है कि उस वक्त भी ऐसी महिलाएं थी जो सामाजिक बंधनों को नहीं तोड़ पाई, वहाँ के उनके गार्जियन नहीं तोड़ पाए, और ऐसी महिलाओं ने खुद से प्रयास शुरू किया, घर में पढ़ने लगे या पिता और पति की देखरेख में पढ़ाई लिखाई शुरू कर दी। आपको याद है कि पिछले साल की सामाजिक और राजनीतिक जीवन पुस्तक हमने राष्ट्र सुंदरी देवी के बारे में क्या पढ़ा था, मैंने बताया था, आप उसको जरूर देखिएगा एक बार वीडियो में जाके। वे ऐसी महिलाओं में से थी जिन्होंने रात में दिए की टिमराती लो में चोरी छिपे ही लिखना पढ़ना सीखा था। मतलब खुद के प्रयास से उन्होंने ये कार्य किया था, ठीक है। 19वीं सदी के आखिरी हिस्से में आर्य समाज द्वारा पंजाब में और ज्योतिराव फुले द्वारा महाराष्ट्र में लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए। ज्योतिराव फुले की बात की जाती है। उत्तर भारत में के कुलीन मुस्लिम परिवारों की महिलाएं अरबी में कुरान शरीफ पढ़ना सीखने लगी। उन्हें घर पर ही पढ़ाने के लिए शिक्षिकाएं रखी जाती थी। इस स्थिति को देखते हुए मुमताज अली जैसी कुछ सुधारकों ने कुरान शरीफ की आयतों का हवाला देकर कहा कि महिलाओं को भी शिक्षा का अधिकार मिलना चाहिए। 19वीं सदी के आखिर से ही उर्दू में उपन्यासों का सिलसिला शुरू हुआ। इन उपन्यासों में महिलाओं को इस बात के लिए प्रोत्साहित किया जाता था कि धर्म और घरेलू साज संभाल के बारे में पढ़े। मतलब उनको ये लगन लगाई गई, उनको बताया गया कि यहाँ कुरान शरीफ भी, उनकी आयतें भी उनको पढ़ने का मौका देती है और घर में पढ़ सकती हैं। इनकी चर्चा की गई। यहाँ एक फिगर आप देख लीजिए, ईश्वर चंद्र विद्यासागर महोदय हैं। इन्होंने कोलकाता में एक अलग जगह आया था, विधवा विवाह के लिए काम किया था और महिला शिक्षा के लिए भी काम किया था। हिंदू महाविद्यालय की छात्रा 1877, यहाँ पर एक देखिए फिगर। 19वीं शताब्दी में जब लड़कियों के लिए स्कूल खोले गए तो आमतौर पर माना था कि लड़कियों की पढ़ाई लिखाई लड़कों की पढ़ाई लिखाई से कम सख्त होनी चाहिए। हिंदू महिला विद्यालय ऐसे शुरुआती संस्थानों में था जहां वहां शिक्षा दी जाती थी जो उस समय लड़कों को दी जा रही थी। यहाँ पर इन स्कूल में कुछ बच्चियां हैं, यहाँ पर मैडम के साथ बैठ के पढ़ाई कर रही हैं, ठीक है। तो हमने ये यहाँ पर ये सीखा कि किस प्रकार उस वक्त समाज सुधारक जो है अपने प्रयास द्वारा बहुत सारे कार्य कर रहे हैं। उन समाज सुधारकों द्वारा महिलाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जा रहा है। वो धर्म का सहारा लेकर धर्म में अपनी बातों को पुष्ट करते हैं धार्मिक ग्रंथों से। तब समाज में क्या करते हैं, सामाजिक बुराई को दूर करने का प्रयास करते हैं। महिलाओं को शिक्षा देना, विधवाओं का पुनर्विवाह, विधवा का फिर से विवाह करवाना, महिलाओं को पढ़ने के लिए स्कूल खोलना, पाठशाला खोलना इत्यादि काम उनके द्वारा किया जा रहा है, जो सामाजिक विकास के लिए बहुत ही ज़्यादा जरूरी है। महिलाओं के बारे में महिलाएं लिखने लगी। 20वीं सदी की शुरुआत में से ही बहुत सारी मुस्लिम महिलाओं ने महिला शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए अहम भूमिका अदा की। जैसे भोपाल की बेगम ने अलीगढ़ में लड़कियों के लिए प्राथमिक स्कूल खोला। बेगम रुकैया सखावत, जिनके बारे में जानना जरूरी है आपको। हुसैन भी इस तरह की एक, रुकैया सखावत हुसैन जो है, इस तरह की प्रभावशाली महिला थी जिन्होंने कलकत्ता और पटना में मुस्लिम लड़कियों के लिए स्कूल खोले।
वह रूढ़िवादी विचारों की कटु आलोचक रही थी, कटु आलोचक थी, और उनका मानना था कि प्रत्येक धर्म के धार्मिक नेताओं ने औरतों को निचले दर्जे में रखा है। मतलब ये बेगम है, एक तो उनकी हैसियत बहुत ऊंची है, और ये क्या करते हैं, ये मानती हैं कि समाज नहीं ऐसा रीति रिवाज बना है जिससे हम पिछड़े रह गए। तो उन्होंने कहा कि हम इसका विरोध करते हैं, और उन्होंने खुद के प्रयास से यहाँ पर औरतों के प्रयास के लिए बेगम ने स्कूल खुलवाया था। 1880 के दशक तक आते आते भारतीय महिलाएं विश्वविद्यालयों में प्रवेश करने लगी थी। उनमें से कुछ चिकित्सक मतलब डॉक्टर और कुछ शिक्षिका टीचर बन गई। बहुत सारी महिलाएं लिखने लगी और उन्होंने समाज में महिलाओं की स्थिति पर अपने आलोचनात्मक विचार प्रकाशित किए। लेखिका बन गई। पूना में घर पर ही रहकर शिक्षा प्राप्त करने वाली ताराबाई शिंदे ने स्त्री पुरुष तुलना नाम से किताब प्रकाशित की, जिसमें पुरुषों और महिलाओं के बीच मौजूद सामाजिक फर्कों की आलोचना की गई थी। मतलब सोचिए, औरतों ने आवाज उठाना शुरू कर दिया, महिलाओं ने आवाज उठाना शुरू कर दिया। संस्कृत की महान विद्वान, इनके बारे में पूछा जाता है एग्जामिनेशन याद रखिएगा, पंडिता रमाबाई का मानना था कि हिंदू धर्म महिलाओं का दमन करता है। उन्होंने ऊंची जातियों की हिंदू महिलाओं की दूसरा पर एक किताब भी लिखी थी। उन्होंने पूना में एक विधवा गृह की स्थापना की तथा ससुराल वालों के हाथों अत्याचार झेल रही महिलाओं को पनाह दी थी, यहाँ पनाह दी जाती थी। वहाँ महिलाओं को ऐसी चीज सिखाई जाती थी जिनके सहारे वे अपनी रोजी रोटी ला सके। मतलब जीविका के कुछ स्थानीय कार्य, सिलाई, पेंटिंग, लेखनी इत्यादि, जो जो भी जिनके द्वारा उनका जीविकार्जन हो सके, उनको इसकी ट्रेनिंग जाती थी। उन महिलाओं को जिनको ससुराल में विधवा होने के बाद बहुत प्रताड़ना झेलना पड़ता था, उनके लिए कार्य करती थी। ठीक है, यहाँ पंडिता रामाई का पिक्चर है। या फिर जाहिर है कि इन सब बातों में रूढ़िवादी खेमे के लोग काफी आग बबूला हो गए। रूढ़िवादी का मतलब है कि वो लोग जो इसको बनाए रखना चाहते थे, नियम विनियम में हस्तक्षेप नहीं चाहते थे, वो पारंपरिक नियम विनियमों के साथ चलना चाहते थे। वो कहते थे कि धर्म में जो हमारा जो बनाया गया कानून है वो सही है, उसमें कोई सुधार हम नहीं चाहते थे। उदाहरण के लिए बहुत सारे हिंदू राष्ट्रवादियों को लगने लगा था कि हिंदू महिलाएं पश्चिमी तौर तरीके अपना रही हैं, जिससे हिंदू संस्कृति भ्रष्ट होगी और पारिवारिक संस्कार नष्ट हो जाएंगे। रूढ़िवादी मुसलमान भी इन बदलावों के नतीजों को लेकर चिंतित थे। कुछ लोग ऐसे भी थे जो समाज में महिलाओं को फ्रीडम नहीं पसंद करते थे, महिलाओं का फ्रीडम उनके लिए खतरा मानते थे, कहते थे कि इससे उनमें दोष उत्पन्न होगा और महिलाएं जो है ज़्यादा पश्चिमी तौर तरीकों से रहने लगेंगी, उनकी बोलचाल, भाषा, शैली, जीवन शैली सब में परिवर्तन होगा। इससे क्या होगा कि हमारी संस्कृति भ्रष्ट होगी, ऐसा उनका तर्क था। लेकिन जो भी तर्क है वो पारंपरिक तर्क है, उनको हम भी समर्थन नहीं करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं 19वीं सदी के आखिर तक खुद महिलाएं भी सुधारों के लिए बढ़ चढ़ कर प्रयास करने लगी थी। उन्होंने किताबें लिखी, पत्रिकाएं निकाली, स्कूल और प्रशिक्षण केंद्र खोले तथा महिलाओं को संगठित किया। 20वीं सदी की शुरुआत में से वे महिलाओं को मताधिकार, बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं, शिक्षा के अधिकार के बारे में कानून बनवाने के लिए राजनीतिक दबाव समूह बनाने लगी थी। प्रेशर ग्रुप की यहाँ पर संगठन जो है होने लगा है। उनमें से कुछ महिलाओं ने 1920 के दशक के बाद विभिन्न प्रकार के राष्ट्रवादी और समाजवादी आंदोलन में हिस्सा भी लिया। यहाँ उन महिलाओं की बात की जा रही है जो अब खुद के प्रयास से समाज में महिलाओं के लिए काम करना चाहती हैं, महिलाओं के उत्थान के लिए काम करना चाहती हैं। और महिला उत्थान के लिए क्या करेंगी, ये लेखनी का काम करेंगी, लेखिका बनेंगी, कोई न्यायालय में जाएगा, कोई राजनीतिक रूप से सक्रिय होगा और प्रेशर बनाएगा राजनीति में कि महिलाओं को भी राजनीति में अधिकार दिया जाए, ताकि महिलाओं के अधिकारों का संरक्षण हो सके। और महिलाओं के विकास के लिए बहुत सारी योजनाएं ये बनाएंगी, उनके उनके स्वास्थ्य सुधार के लिए, उनमें स्वास्थ्य के स्ट्रक्चर के लिए, स्वास्थ्य के विकास के लिए, उन्हें बेहतर स्वास्थ्य सुविधा उनको प्राप्त हो, उनको शिक्षा मिले, उनको बेहतर शिक्षा हो, उनको मताधिकार हो, ऐसे कानून बनाने के लिए वो क्या करेंगी, राजनीतिक रूप से दबाव बनाना शुरू करेंगी, प्रेशर ग्रुप का काम करेंगी। और इन महिलाओं द्वारा समाज में महिलाओं को कदम से कदम मिला के चहलकदमी करने का अधिकार दिया जाएगा। और इन महिलाओं का विरोध उस वक्त भी रूढ़िवादी तत्व जो करेंगे, लेकिन फिर भी उस समय की ये बात की जाएगी कि जब हमारी संख्या ज़्यादा होगी, लोग समझने लगेंगे, लोग उसको भाव देने लगेंगे, उस कानून की महत्ता को समझेंगे, जागरूक होंगे, तो रूढ़िवादी तत्व उस वक्त क्या कर सकता है, उनको आंख मूंदना ही पड़ेगा। ठीक है। 20वीं शताब्दी में जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस जैसे नेताओं ने महिलाओं के लिए और अधिक स्वतंत्रता और समानता की मांगों का समर्थन किया। राष्ट्रीय नेता जो है, राष्ट्रीय तौर के नेता है, राष्ट्रवादी नेता है, उन्होंने भी क्या किया, राजनीतिक नेताओं ने भी इनका समर्थन किया। राष्ट्रीय नेताओं ने आश्वासन दिया कि स्वतंत्रता मिलने पर सही पुरुषों महिलाओं को वोट डालने का अधिकार दे दिया जाएगा। और उनका आह्वान था कि जब तक स्वतंत्रता नहीं मिल जाती तब तक महिलाओं को अंग्रेजी राज विरोधी संघर्ष में ही जोर लगाना चाहिए। कहने का अर्थ है कि जब हम फ्रीडम होंगे, स्वतंत्र होंगे, तब आपको अधिकारों को हम संरक्षित करेंगे, आपको कानूनी अधिकार मिलेगा, लेकिन तब तक आप अंग्रेज विरोधी नीतियाँ चलाएं, अंग्रेज विरोधी कार्य में हमारे सहभागी बने, इनकी बातें कर रहे हैं। अब थोड़ा रमाबाई के बारे में थोड़ा जानिए कि जब औरत का पति मर जाता है, मतलब जो औरत विधवा होती थी, तो उनकी जीवन कैसी है, उसके बारे में यहाँ पर ताराबाई शिंदे ने लिखा है। अपनी पुस्तक स्त्री पुरुष तुलना में ताराबाई शिंदे ने लिखा था
कि औरत को अपनी ज़िंदगी उतनी ही प्यारी नहीं होती जितनी कि तुम्हें तुम्हारी ज़िंदगी प्यारी है, पुरुषों के बारे में कह रही हैं। ये तो कुछ ऐसी बात हो गई मानो महिलाएं पुरुषों से बिल्कुल अलग चीज़ों से बनी हो, मानो वे धूल या चट्टानों या जंग लगे लोहे से बनी हो और तुम व तुम्हारी ज़िंदगी शुद्ध सोने की बनी हो। ये तुलना कर रही हैं, यहाँ पर फिजिकल स्ट्रक्चर की बात की जा रही है, कि शारीरिक बनावट की बात की जा रही है। तुम मुझसे पूछते हो कि मेरा क्या मतलब है। मेरा मतलब यह है कि जब औरत का पति मर जाता है तो उसका क्या हश्र होता है। नाई आता है और उसके लहराते बाल साफ कर देता है, सिर्फ इसलिए कि तुम्हारी आंखों को ठंडक पड़ जाए। उसे शादी विवाह आओ भगत और शुभ अवसरों से बहिष्कृत कर दिया जाता है जहाँ विवाहित महिलाएं जाती हैं। और भला इन पाबंदी की वजह क्या है? क्योंकि उसका पति मर चुका है, वह अभागी है, दुर्भाग्य उसके माथे पर खुदा हुआ है, उसका चेहरा देखा नहीं जाता, यह अशुभ होता है। ताराबाई शिंदे जो है इस पुस्तक में बता रही हैं, तुलना कर रहे हैं महिला, जो विधवा महिला है इसकी स्थिति का तुलना कर रही है कि किस प्रकार वो पुरुषों से पूछ रही हैं कि जब क्या होता है, जब पुरुष उसका पति मर गया तो उसके समाज में बहुत सारे शुभ कार्य में उनको नहीं जाने दिया जाता है, तो उनके साथ क्या बदलाव क्या है, शारीरिक रूप से उनकी क्या रचना अलग होगी, आपकी रचना अलग होगी। तो उन रूढ़िवादी तत्वों से सवाल कर रही हैं जो विधवा विवाह का समर्थन करती है। तो यहाँ पर यही बताया गया है कि किस प्रकार उस वक्त जो समाज सुधारक है या पुरुष समाज सुधारक हो या महिला समाज सुधारक हो, सभी ने कहीं न कहीं जोर लगा के समाज में व्याप्त बुराइयों पर प्रहार किया। और अंग्रेजों जो उस वक्त अंग्रेजी शासन है, उस वक्त भी अंग्रेजी शासन में कुछ ऐसे गवर्नर थे जो सुधार के हिमायती थे, उनके द्वारा उन्होंने कानून बनवाया और विधवा विवाह कानून, विधवा पुनर्विवाह कानून बनाया गया, सती प्रथा निषेध कानून बनाया गया। और समाज में यहाँ पर देखेंगे आगे नरबलि प्रथा का भी निषेध किया गया है। यहाँ बहुत सारी परंपराएं हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा आप देखेंगे क्रूर परंपराएं हैं, उनको नष्ट करने का, उनको समाप्त करने का प्रयास किया गया है। उन लोगों का जो कि रूढ़िवादी थे उनको भी एक तार्किक जवाब देना किताब के माध्यम से, वेदों का हवाला देके, साहित्य का हवाला देके, ग्रंथों का हवाला देके उनका भी वो मुंह बंद करेंगे, कहेंगे कि आप गलत हैं, अगर आप सही हैं तो आप वेदों से या जिस धर्म ग्रंथ को आप मानते हैं उनको आप उनके सहारे बताइए कि ये कहाँ तक वाजिब है। तो यहाँ देखेंगे इस जो चैप्टर में हमने यही पढ़ा कि समाज सुधार के लिए स्थानीय प्रयास क्या थे, समाज में क्या क्या बुराइयां थी, उनको दूर करने के लिए लोगों ने किस प्रकार आगे बढ़कर काम किया, महिलाओं ने, खासकर महिला समाज के उत्थान के लिए महिलाओं ने क्या योगदान दिया। यहाँ रमाबाई की बात की जाएगी, पंडिता रमाबाई की बात की जाएगी। और यहाँ बहुत सारे ऐसे और भी सुधारक हैं। यहाँ बेगम की बात की जाएगी, जो जिन बेगम ने क्या किया था, अपने पैसा से अलीगढ़ में और उन क्षेत्रों में स्कूल खोला, महिलाओं के विकास के लिए स्कूल खोला। उन्होंने भी इसका भी तर्क दिया कि कहीं भी आप देखें कुरान शरीफ में ये नहीं कहा गया है कि महिलाओं को अधिकार नहीं है, महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं है। वो पढ़ सकती हैं, धार्मिक ग्रंथ पढ़ सकती हैं, उनका चिंतन मनन कर सकती है। तो इस चैप्टर में हमने अभी यही पढ़ा है। इस चैप्टर का पार्ट 1 हमने कवर किया है दोस्तों। ये जो है हम जो है 8th क्लास का हम चैप्टर अध्याय 8 पढ़ रहे थे और इसका पार्ट 1 के माध्यम से मैंने ये चैप्टर कंप्लीट किया है। इसका पार्ट 2 में बना के बाकी का चैप्टर कंप्लीट करूंगा। दोस्तों आपसे मैं यही आशा करता हूँ कि अभी भी आपको मैं इतना क्लियर कर पढ़ाता हूँ, खासकर कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी को लेकर पढ़ाता हूँ, बार बार अपने शब्दों द्वारा इस तथ्य को मैं पुष्ट करता हूँ कि यहाँ पर कहने का तात्पर्य क्या है। जो बच्चे, एक तो आप बहुत ही ज़्यादा जागरूक हैं, लेकिन कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको समझ नहीं आती हो या पहली बार उनका एनसीईआरटी से सामना हो रहा हो, तो उनके लिए मैं थोड़ा विस्तृत चर्चा करता हूँ। तो जो आपको उबने की ज़रूरत नहीं है, आप जानते हैं तो अच्छी बात है, उसको फिर से एक बार सुन लीजिएगा, चिंतन मन कर लीजिएगा। लेकिन उन बच्चों को भी लेकर चलना है मुझे जो जीरो लेवल पर हैं, जिन्होंने कभी, जिनका जो अभी शुरुआत ही कर रहे हैं, तो उनको भी हम साथ लेकर चलना है। क्योंकि प्रोग्राम का एक ही मकसद है कि हम चयन तक आपको चैन से नहीं बैठने देंगे। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जीरो लेवल से लेकर आपको पढ़ाना शुरू कर रहे हैं। तो इसमें आप ज़्यादा हड़बड़ाने की जरूरत नहीं है, आप क्लास को कंटिन्यू कीजिए। फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट जरूर कीजिए, पूछिए। एक काम आप जरूर कीजिए, चयनगढ़ आईएएस को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। आप यूट्यूब पर जाइए, चयनगढ़ आईएएस टाइप कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए, उसको पर्सनलाइज कर दीजिए ताकि आपको नोटिफिकेशन हमेशा मिलते रहे। जब भी आप मौका मिले आप उस नोटिफिकेशन के थ्रू ही जाके आप देख सकते हैं। अपने दोस्तों के साथ, अपने अभिन्न मित्रों के साथ, उन बच्चों के साथ जिनकी पहुंच अभी तक चयनगढ़ टीम के पास नहीं है, उनको जरूर इसका लिंक भेजिएगा। विभिन्न सोशल साइट्स के माध्यम से आप भेज सकते हैं, क्योंकि मनोरंजन के रूप में आप उसका उपयोग करते हैं लेजर टाइम में। अब मैं उसका समर्थन कर रहा हूँ, मैं मना नहीं कर रहा हूँ कि दिन भर पढ़ाई करना चाहिए, कुछ कुछ एक्टिविटी भी होनी चाहिए जिससे आप मन आपका प्रसन्न है। तो उस वक्त आप इस चैनल का नोटिफिकेशन भेजेंगे, हम भी प्रयास कर, आप भी भेजें, क्योंकि आपके माध्यम से ही हमारा चैनल जो उन तक पहुंच पाएगा और उनको एक बेहतर यहाँ पर जो है मंच उनके लिए उपलब्ध है, चयनगढ़ आईएएस। तो उनके बारे में आप उसको जरूर बताइएगा। साथ ही साथ आप इस चैनल को जितना हो सके, जितना ज़्यादा हो सके उतना आप इसका शेयर कीजिए विभिन्न माध्यम से, ताकि इसका प्रचार प्रसार हो सके। दोस्तों अभी भी बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनको, अगर जो नए हैं, जिनको लग रहा है कि नहीं हमारे पिछले क्लास हमने नहीं किया, तो आप पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और
आप चैनगढ़ के प्लेलिस्ट में जाके एनसीईआरटी सेक्शन में सारी वीडियोज मैंने डाली हुई है, आप उसको देखिए, एक एक करके समय निकल के देखिए। अगर फिर भी कोई दिक्कत होता है कॉन्सेप्ट में तो जरूर कमेंट कीजिएगा, मैं ऐसा करता हूँ कि उसके बाद कॉन्सेप्ट में आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, क्योंकि एनसीईआरटी लेवल में ज़्यादा जो है स्पष्ट शब्द यहाँ पर बताए गए, बहुत ही सीमित शब्दों में बताया गया है, आपको विस्तृत यहाँ पर चर्चा नहीं की जा रही है। जब हम स्पेसिफिक टॉपिक में आएंगे तो विस्तृत चर्चा करेंगे। तो दोस्तों इसी के साथ ये कार्यक्रम मैं यहाँ पर समाप्त कर रहा हूँ। फिर मिलेंगे पार्ट 2 में, इस जो अध्याय 8 है उसका दूसरे पार्ट में आपके साथ हम फिर रूबरू होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।